वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। वी आर एट लेक्चर 4। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कैसे किसी भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसका रीजन बाउंडेड हो तो हमारा कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है, अनबाउंडेड हो तो कैसे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो चलिए हर एक टाइप्स के प्रॉब्लम्स के बारे में पहले समझते हैं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि अब इसका जो एप्लीकेशंस पार्ट है वो हमारे डेली लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो उसमें से हम लोग कुछ को देखते हैं आगे। तो पहला जो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रॉब्लम, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और सब पे के क्वेश्चंस भी हम लोग लगा के इसे समझेंगे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, तो पहले इसे समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ओके। In this problem, we determine the number of units of different product which should be produced and sold by a firm when each product require a fixed manpower, machine power, labor hour per unit of product, warehouse space per unit of output. It is in order to make maximum profit. जैसे क्या है कि जैसे कंपनी कोई है हमारे पास, ये हमारे पास एक एबीसीडी कोई कंपनी हो गई, ठीक है। अब इस कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। अब उस प्रोडक्ट्स को बनाने में कुछ लेबर वर्क लगता होगा, लेबर वर्क हो गया, कुछ टाइम लगती होगी, फिर कुछ हमारे पास मटेरियल इसमें लगते होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन इसमें कुछ कॉस्ट भी उसकी कॉस्ट होती होगी, और इसको सेलिंग प्राइस कुछ होती होगी। तो अगर इस तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि मैक्सिमम जो टाइम इतना है, मैक्सिमम मनी जो है हमारे पास वो 50,000 है। तो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, इन सारे कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमें अपनी प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। फिर अगला जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो पढ़ते हैं क्या है। इन दिस प्रॉब्लम्स we determine the amount of different kinds of constituents, nutrients which should be included in a diet so as to minimize the cost of the desired diet such that it contains a certain minimum amount of each constituent इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या है कि जैसे कि जो डाइटिशियन होते हैं तो आपको कोई डाइट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके डाइट में इतने विटामिन होनी चाहिए, इतने फैट्स होनी चाहिए, इतना विटामिन इतने होने चाहिए, फैट्स इतने होने चाहिए, तो उसके इतने मिनरल्स होने चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हो जिसमें इतना विटामिन इतना फैट है और दूसरे मटेरियल भी इतना है, तो आप कितनी क्वांटिटी में यूज करोगे कि आपका जो डाइट का जो आपका चीज है वो क्या हो, जो कॉस्ट हो वो मिनिमम कॉस्ट में आपकी सारी चीजें हो जाए। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 50 रुपीज है, इसका 60, तो आपका डाइट का सारा ये न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए और आपका कॉस्ट जो आए वो मिनिमम कॉस्ट है। इन तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग डाइट प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगला जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मेजर जो देखा जाता है, देखने में आता है कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन एक बिग प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी हमारे पास यहाँ पर इसका एक लोकेशन है, इसके कुछ स्टोर्स हैं, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ये ए स्टोर है, इसका ये बी स्टोर है, ये सी स्टोर है। अब इसको क्या है कि इस यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीजों की, अब इसको अपने स्टोर्स पे मतलब इसको रीच कराना है। तो अपनी कंपनी का ये सेटअप किस जगह करे कि जो इसका डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट है। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम कंपनी यहाँ पे सेटल कर दें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही अधिक लग जाएगी, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग ये पता करें कि कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा हमारी फैक्ट्रीज के लिए, जिससे कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डाइट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग डील करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हर एक का एग्जांपल देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहला हमारा डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ये, एक डाइटिशियन है विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन content of the mixture contain at least 80 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C. Food first contain 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C, and food second contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. It cost 50 kg
50 per kg to purchase food 1 and 70 per kg to purchase food सेकेंड। मतलब पहले तरह का जो फूड खरीदने का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है और दूसरे तरह के फूड खरीदने का कॉस्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो हमारे पास फूड के टाइप्स कितने हैं, 2 तरह के हैं, और विटामिन कितने हैं, 2 हैं। तो इधर लिखते हैं हम लोग विटामिन, विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है। तो फर्स्ट फूड में कितने हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंड। तो क्या बोल रहा है कि एक डाइटिशियन है, एक डाइटिशियन जो है वो 2 टाइप्स के फूड्स को सजेस्ट करता है, such that in such a way that vitamin content of the mixture contain 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। इसका जो मैक्सिमम होना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, एटलीस्ट मतलब कम से कम 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकता है। यानी ये जो है विटामिन ए वो मिनिमम 8 तो होना ही चाहिए, एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, और ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 10। क्या बोल रहा है, फूड फर्स्ट कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ये 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए रख रहा है, और ये 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी रख रहा है। फूड सेकंड कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी। ठीक है। इट कॉस्ट 50 पर केजी टू फूड फर्स्ट एंड 70 पर केजी टू परचेज फूड सेकंड। अब इसका कॉस्ट कितना है, तो ये 50 रुपीज पर केजी है फर्स्ट वाले का फूड का, और इसमें 70 रुपीज पर केजी है सेकेंड टाइप के फूड का। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि यक्स जो है, यक्स यूनिट खरीदता है फूड फर्स्ट और वाई यूनिट खरीदता है सेकेंड। तो लेट, अब हमें इस चीजों को मैथमेटिकल, पहला स्टेप्स क्या था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करना। तो हमने ये टेबल बना के बस यहाँ से आइडिया ले रहे हैं कि क्या चीजें हैं, इस चीजों को छोटे से व्यू में हम लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ही बाई x unit of food first and y unit of food second। अब आगे क्या बोल रही, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ दिस सच मिक्सचर। तो सबसे पहले कॉस्ट, यानी हमें क्या करना है, जेड मिनिमम हमें मिनिमाइज करना है। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट, एक यूनिट का तो 50 है, तो x यूनिट का क्या हो जाएगा 50x, और इधर एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो 70 है, तो y यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 70y। तो z मिनिमम लिख दिया 50x प्लस 70y। अब क्या बोल रहा है ये कि जो विटामिन ए है वो एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए। कितना, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 8 तो होना ही चाहिए, 8 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर एक यूनिट है तो उसमें 2 यूनिट्स पर केजी, एक केजी में हमारे पास 2 यूनिट का विटामिन है फूड फर्स्ट में, और सेकंड में कितना है 1 यूनिट। अब मिनिमम तो हमें 8 चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, विटामिन ए के लिए। ओके। फिर अगला विटामिन सी के लिए क्या है, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो अब विटामिन सी के लिए कितना, फर्स्ट वाले फूड में तो 1 यूनिट है, सेकंड वाले फूड में 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y should be greater than or equal to 10। ये किसके लिए हो गया, विटामिन सी के लिए हो गया। ये विटामिन होगा, विटामिन नहीं, विटामिन सी। ओके। और देखिए अब हम लोग कोई भी, अगर हम लोग 1 केजी, हम लोग जो अमाउंट खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव तो होगा नहीं कि हाँ मैं -10 केजी का फूड फर्स्ट खरीद के आया, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं। हाँ 0 केजी का मतलब है कि कुछ नहीं खरीदा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गए, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो जो हमारा सबसे पहला जो टास्क था, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डाइट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। उसके बाद से आपको स्टेप्स पता है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करनी है, कॉर्नर पॉइंट से उसकी जेड की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अगर वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वही इसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर रीजन अनबाउंडेड है तो फिर फर्दर टेस्ट में हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको फॉर्मुलाइज कर लिया कि जेड मिनिमम 50x प्लस 70y, और हमारा ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ओके।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कि देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए इस लाइन के लिए, हर एक लाइन के लिए। तो 2x + y = 8 है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। बिल्कुल सही, 0, 8 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करेंगे 2x = 8, यानी x = 4 आ जाएगी, यानी ये 4, 0 हो जाएगी। अब अगला क्या है, x + 2y = 10। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट्स हमारे पास, 0, 5 और ये 10, 0। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये आ गए और ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि पहले जब पॉइंट्स मिल गए, अब उसके बाद हमें ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है कि कौन सा रीजन आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स, इसको एक्स डैश, ये वाई और ये हमारा वाई डैश। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो 2 पॉइंट है, कैसे पॉइंट है, 0, 10, 0, 4, 0, 0, 8। तो हमें 1, 1 का यूनिट लें, 10 तक ले जाना है इसे। तो चलिए 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। इधर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। तो पॉइंट्स क्या दिए हुए हमारे, 0, 8 और ये हो गया 4, 0। तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, 0, 8 पॉइंट, और हमारा दूसरा पॉइंट्स क्या है, 4, 0। तो अब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक लाइन, इस L1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा लाइन क्या है, हमारा ये L1 है और ये लाइन हमारा L2 है। तो L1 लाइन क्या हो गया, 2x + y = 8। क्या हो गया ये, L1 = 2x + y = 8। ये हमारा L1 लाइन हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन इसके किस साइड आ रहा है। तो अगर 0, 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, तो यानी ओरिजिन किस साइड आएगी, इसके इस साइड आ रही है, क्योंकि ओरिजिन तो इधर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो अपोजिट वाले साइड्स को हम लोग सेट कर देंगे। अब दूसरा जो दिया है लाइन, उसके लिए क्या है, 0, 5 और 10, 0 पे चलना है। तो 0, 5 किधर है, ये हो गया, और 10, 0 किधर हो गया, ये हो गया। अब इसका रीजन देखते हैं, कॉमन रीजन किधर आ रही है। तो ये हमारा इसका रीजन, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ये L2 का क्या होगा इक्वेशन लाइन का, किस लाइन का इक्वेशन है, x + 2y = 10। तो लिखेंगे इसको x + 2y = 10। इस लाइन का ये इक्वेशन हो गया। तो 2 इक्वेशन हो गए, L1 और L2। अब इसको L2 का हमें पता करना है कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है या नहीं। तो ओरिजिन का लिख बनाएंगे तो क्या आएगा, ये 0 और 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखना है, नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका कौन सा रीजन आएगा, अपर पार्ट्स का रीजन आएगा ये। तो अपर पार्ट का रीजन कौन सा हो जाएगा, ये लाइन ये है ना, तो मैं इसको दूसरे कलर से ब्लैक से ही शो कर देता हूँ, ये ऊपर वाली पार्ट्स आएगी। ठीक है, अब बचे 2 ये नॉन निगेटिव कांस्टेंट, x > 0, y > 0। तो इसके लिए कौन सा आएगा हमारा, तो ये वाली सारी पार्ट्स आएगी ऊपर वाली। इसको मैं इससे करता हूँ हेलो से, ठीक है, ये वाली पार्ट आएगी और इसके लिए ये वाली पार्ट आएगी। तो हमारा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कौन सा पार्ट आ रहा है हमारा, देखो ये इस वाली लाइन के लिए तो ये ऊपर वाला पार्ट है पूरा, इस वाली लाइन के लिए जो ये वाली लाइन है इसके लिए तो ये ऊपर वाला पार्ट है, और इस वाली लाइन के लिए जो है ये वाला पार्ट है, और ये सारे ऊपर वाली ही वैल्यू लेनी है। तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन होगा, ये फिर यहाँ से फिर ये ऊपर चलेगा, ये सारे रीजन, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं इसको। तो फिजिबल रीजन हमारा क्या हो गया, मैं रेड मार्क से ही शो कर देता हूँ, ये इधर वाला, फिर ये, तो ये हमारे क्या हो गई, ये फिजिबल रीजन हो गई, ये जो रेड मार्क से है वो हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड। लेकिन हमें अनबाउंडेड से पहले हमें क्या चेक करना है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहा है वो यहाँ पे है, एक कॉर्नर पॉइंट इसका यहाँ पे है और एक कॉर्नर पॉइंट इसका यहाँ पे है, यानी इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। तो फिर चेक करते हैं हम लोग इसको, तो देखते हैं क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, उसका नाम लिखते हैं फिर। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स इसको ए से डिनोट करते हैं, ए क्या हो जाएगा, 10, 0।
अब ये वाला हमें पता नहीं है तो हम लोग अभी निकालेंगे, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या हो जाएगी 0,8। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो कॉर्नर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही कोऑर्डिनेट होगा बी का, तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे, ये दो इक्वेशन है 2x + y = 8 और ये x + 2y = 18, सॉरी 10, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3y = 18, यानी आपका x + y = 6 आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, इसे मान लेते हैं थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x में से x को माइनस करेंगे x, y में से y जाएगा कुछ नहीं, 8 में 6 जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,4। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 2,4। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए 0,8, 2,4, a, 0, और ये जो रीजन है वो हमारा क्या है अनबाउंडेड है। तो लिखते हैं हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। क्या है वो अनबाउंडेड है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए इस रीजन को क्या बोलेंगे अनबाउंडेड रीजन बोलेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स तो मिल गए ए बी सी करके, 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हमारे पास। अब 3 कॉर्नर पॉइंट्स इसमें मिले तो अब इस पे हम लोग जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जेड क्या था हमारा, यहाँ पे निकाले थे जेड, ये थी जेड को मिनिमाइज करना है 50x + 70y। रेड का यूज कर लेता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, और z = 50x + 70y। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये 3 पॉइंट्स थे हमें, क्या था 50x + 70y, करेक्ट। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है 10, 0, 2, 4, 10, 0, 2, 4 और ये 0,8, 10, 0, 2, 4 और ये 0,8। अब इसको हम लोग इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आएगा ये 500। अब इसमें 8 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 560। अब 2 और 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 50 × 2 + 70 × 4। तो ये 70 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 280, और ये 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये 380 हो गया। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है मिनिमम वैल्यू। लेकिन अभी हम तो इसको बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा रीजन क्या है अनबाउंडेड है। ये अनबाउंडेड होने की वजह से हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है 50x + 70y < 380 if this नॉट इंटरसेक्ट। अगर ये जो रीजन होगा फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब जाके हम बोलेंगे कि 380 जो है वो हमारा मिनिमम वैल्यू है। इफ इतना लेस देन दिस नॉट इंटरसेक्ट फिजिबल रीजन then its minimum value is 380, okay, at 2,4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे 50x + 70y = 380। अब 10 से इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5x + 7y = 38। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। तो y की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 4 28, 38 में से 28 को माइनस किया जाएगा तो 10 आएगा, और 5 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2,4 हो गया एक पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट्स को देखना है तो वो कैसे आएगी हमारे पास। तो अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 38/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7.6 आ जाएगी, तो 7.6, 0। तो अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं 2,4। तो 2,4 किधर जाएगा आपका, हाँ देखो 2,4 इससे पास करता हुआ जा रहा है, और फिर अगला जो है ये आपका 7.6, 0,
7.6 कामा 0, 7.6 कामा 0 ये हो गया। तो अगर इसका लाइन अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ये आपका इस लाइन से पास करता हुआ जाएगा और इससे होके गुजरता हुआ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ऐसे कुछ लाइन आएगी आपकी, यानी ये जो लाइन है वो आपका हो गया, किसकी लाइन हो गई आपकी, इसको हम लोग L3 से नाम दे देते हैं, 5x + 7y, या फिर वैसे ही बोल सकते हो आप। तो आपका ये L3 जो हो गया 50x + 70y = 380। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं है। तो अब देखो, हमें तो लेस देन था, तो 0 0 रखेंगे तो 0 ये 380 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका कौन सा रीजन आएगा, ये वाली रीजन आएगी। तो ये तो कभी फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो यानी इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी 380। तो क्या लिखेंगे, हियर 50x + 70y < 380 not intersect feasible region, thus z minimum is 380 at 2,4। 2,4 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट काइंड का जो फूड होगा वो 2 यूनिट होगी, जो सेकेंड काइंड का जो फूड होगा वो 4 यूनिट होगी। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि क्या किया गया इसमें। हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई थी जो कि डाइट प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस किया। तो जो डाटा दी हुई थी उस डाटा के हिसाब से x यूनिट मान लिया कि फुट 1 का खरीदा गया, y यूनिट माना गया फुट सेकंड का खरीदा गया। फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उससे हम लोग ये कांस्टेंट्स मिला और ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिला कि हमें इसे मिनिमम वैल्यू इसकी गेन करनी है, किस पॉइंट्स पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये जो कांस्टेंट्स मिले इसकी हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करके फिर इसका फिजिबल रीजन फाइंड किया, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स मिले। तो जब फिजिबल रीजन हमें इसकी मिली तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड। अब इसके अनबाउंडेड होने की वजह से हम लोग को फिर चेक करना पड़ा कि क्या 50x जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन < 380 है, क्या वो फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मिनिमम वैल्यू नहीं रख रही है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू रखेगी, और वो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा, वो 380 के इक्वल होगा एट द पॉइंट 2,4 पे। तो यहाँ पर क्या था, देखिए हमने ग्राफ पर कि इसका जो रीजन आ रहा है वो तो ये वाली रीजन आ रही थी 50x + 70y < 380, और हमारा जो फिजिबल रीजन था वो तो ऊपर वाला हिस्सा था, इधर वाली स्लाइड के अबव वाला पार्ट था। तो कोई भी इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 380 होगी एट 2,4 पे। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस इसके थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे हर एक चीज को जब फार्मुलाइज अगर कर लिए तो आधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको कैलकुलेशंस वाले पार्ट्स आ जाते हैं, जो आपको मेन ध्यान देने वाली स्टेप्स है, एक यहाँ पर और एक अगर अनबाउंडेड रीजन है तो वहां पर आपको चेक करना होगा, वहां डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। A manufacturing company makes two model A and B of product. Each piece of model A require 9 labor hour for fabricating and 1 labor hour for finishing. Okay. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, each piece of model B require 12 labor hour for fabricating and 3 labor hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hour available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of itna on each piece of model A and 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाती है चीजें। तो हमारे पास क्या था, मॉडल ए है और मॉडल बी है, तो लिख लेते हैं इस साइड मॉडल ए और इस साइड लिख लेते हैं मॉडल बी। अब अगला जो है वो क्या है हमारे पास कि फैब्रिकेटिंग और कौन सा लेबर आवर है, लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो इस मैं फैब्रिकेटिंग लिख ले रहा हूं, फैब्रिकेटिंग, और जो सेकंड में लिख रहा हूं मैं वो हो गया फिनिशिंग हो गया। और जो फैब्रिकेटिंग में है वो क्या बोल रहा है कि मॉडल ए के लिए जो फैब्रिकेटिंग लेबर आवर लग रहा है वो 9 लेबर आवर लग रहा है, और फिनिशिंग का कितना आवर लग रहा है, 1 आवर। और मॉडल बी के लिए 12 लेबर आवर लग रहा है फैब्रिकेटिंग में
और 3 लेबर आवर लग रहा है फिनिशिंग में। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या बोल रहा है कि जो फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल आर 180, यानी ये मैक्सिमम क्या होगा, यानी ये लेस देन कितना हो सकता है, फैब्रिकेटिंग मतलब मैं टोटल लेके चला 180, और जो मैक्सिमम लेबर आवर होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 30 होगी। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, अब देखो कंपनी को प्रॉफिट हर एक मॉडल पे कितने की प्रॉफिट हो रही है, 12,000, मॉडल ए पे प्रॉफिट हो रही है 8,000 की, मॉडल बी पे जो प्रॉफिट हो रही है वो 12,000 पे हो रही है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट हाउ मेनी पीस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक, तो यहीं पे सपोज कर लेते हैं लेट x unit of model A and y unit of model B is manufactured per week in the company, मतलब हर एक वीक x यूनिट मॉडल ए का और y यूनिट मॉडल बी का मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। ओके, देखो ये क्या होता है, अगर ऐसे टेबल के फॉर्म में लिख लिया तो ये आइडिया लग जाता है कि हाँ इस पे कंडीशंस लगानी है, इस पे तो यानी इसका सपोज करना है। अब जो पिछला एग्जांपल था उसमें हम लोग कैसे लिखे थे, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने ये लिखा था, यानी इस पे कंडीशन किस पे लगानी है, विटामिन ए वाले पे लगानी थी, यानी इधर से कंडीशंस लगेगी। तो ये समझ में आता है कि हाँ इसको x सपोज करो, इसको y सपोज करो, जिधर नहीं लिखा हुआ है। तो फिर ये छोटा मोटा ट्रिक है, उसको आप यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ही ये यहाँ पे x सपोज करो, यहाँ पे y सपोज करो, फिर इसके बाद इनइक्वालिटीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि जो फैब्रिकेटिंग के लेबर आवर है वो मैक्सिमम 180 है, और हम भी ये पता है कि एक यूनिट में 9 लेबर आवर लग रहा है मॉडल ए के लिए, तो x यूनिट में कितना लगेगा 9x, तो क्या हो जाएगा ये 9x प्लस 12y, एक यूनिट में हमारा 12 लग रहा है, तो y यूनिट में कितना लगेगा 12y, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 180, तो मैक्सिमम लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिनिशिंग में क्या बोल रहा है 1 और 3 का, और मैक्सिमम है 30, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 30। क्लियर है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा ये, हम लोग इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं, तो 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 60, और ये तो हमारा वैसे ही हो जाएगा x प्लस 3y लेस देन 30। अब देखो हमारे जो यूनिट है, कितने यूनिट मॉडल ए का कितने यूनिट मॉडल बी का बन रहा है, तो कभी ये निगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि निगेटिव का कोई सेंस नहीं है, तो यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा या y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यानी दोनों ही क्या होंगे नॉन निगेटिव वैल्यू होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स हो गए, नॉन निगेटिव कांस्टेंट। ये कहां से आया, ये हमारा लेबर फिनिशिंग लेबर आवर से आया, और ये कहां से आया हमारा, ये फैब्रिकेटिंग लेबर आवर से आया, फैब्रिकेटिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या मैक्सिमाइज करना है, एक यूनिट में हमें 8,000 का प्रॉफिट होता है मॉडल ए के लिए, और 12,000 का प्रॉफिट होता है मॉडल बी के लिए, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यानी जेड इसको मैक्सिमाइज भी करनी है, जेड मैक्स इज इक्वल टू 8,000x प्लस 12,000y, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गया, जो प्रॉब्लम है वो फॉर्मुलेट होके ये बन गया, ये हमारा इसको मैक्सिमाइज करना है अंडर दीज कांस्टेंट्स। इसको मैं थोड़ा क्लियर से आपको बता देता हूं, अंडर दीज कांस्टेंट्स, और ये हमारा मैक्सिमाइज प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब यहां तक तो कर लिए, यानी सबसे जो पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो है मैथमेटिकल फार्मूलेशन। कौन सा स्टेप आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, उसको 1 से 2 बार चेक कर लीजिए फिर आगे बढ़िए, अगर इसमें गलती हुई तो फिर आगे का सारा चीज आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रुकना है, चेक करना है, एक दो बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं बट लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इजीली मतलब कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना, क्वेश्चन समझना होगा, लिखना होगा, फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैथ्स में मैक्सिमम जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस देखा वो ये है कि क्वेश्चन जो जितने बड़े होते हैं उसको हम लोग उतने इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं और ज्यादा थिंकिंग भी लगती है। ये कोई जनरलाइज नहीं है, मैक्सिमम आप अप टू 12th क्लास ये बोल सकते हो।
तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे 2 पॉइंट्स को हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो इस पे लाई करेंगे इस लाइन पे। तो 3x + 4y = 60 मान लिए। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 पुट करने पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15। अगर यहाँ y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। यानी पॉइंट्स क्या आ गया हमारा? 0, 15 और ये पॉइंट्स क्या आ गया? 20, 0। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छी बात। अब उसके बाद दूसरा लाइंस देखते हैं। x + 3y = 30। अगर हम यहाँ x = 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो यानी पॉइंट्स क्या हो गया? 0, 10। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 30, 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब x ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, x > 0, y > 0। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? मैथमेटिकल फार्मूलेशंस हो गया, पॉइंट्स। हमें लीनियर इनइक्वालिटीज में हर एक लाइन का 2 पॉइंट्स पता चल गया। अब हम ये दोनों इन दोनों लाइंस का, इन दोनों पॉइंट से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये इसको, इस वाले लाइन को हमने L1 लिख देते हैं ताकि वहां पर रिप्रेजेंट करें तो हमें समझ में आए कि हाँ ये L1 इसे हमने माना था और ये हमारा L2 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं आपके सामने इसलिए प्लॉट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर एक स्टेप्स कैसे हो रही है। चलिए ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। तो ये हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया ये हमारा। अब इसमें देखते हैं पॉइंट्स कैसे चूज किया जाए। तो ये देखो 0, 50, 20, 0, 0, 10, 30, 0 ऐसे आ रहे हैं। तो हम लोग 5, 5 का मान लेते हैं। तो इसके लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट = 5। 1 यूनिट इसके बराबर है 5 के। और ऑन y एक्सिस 1 यूनिट = 5। y एक्सिस पे भी 1 यूनिट इसके बराबर है 5 के। तो हम लोग चलिए लिखते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। ये क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25 और ये हो गया 30। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? 0 का पहले लाइन L1 ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0, 15 और 20, 0। तो 0, 15 क्या हो गया? ये वाली पॉइंट्स, और ये 20, 0 ये वाली पॉइंट्स। अब इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा लाइन L1 हो गया, ये L1 हुआ। L1 = क्या हो गया? ये L1 लाइन क्या था? 3x + 4y = 60। क्या हो गया ये? 3x + 4y = 60। ठीक है, ये लाइन L1 आ गई हमारी 3x + 4y = 60 करके। क्लियर यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? इसका पता करना है कि क्या ये ओरिजिन कंटेनिंग रीजन है या फिर ओरिजिन नॉट कंटेनिंग रीजन ये इनइक्वालिटीज रखेगा। तो 0, 0 जब हम इसमें रखेंगे तो देखना ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ओरिजिन किस साइड है? इस साइड है। तो ये वाला रीजन हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन L1 के लिए आ गई। अब लाइन L2 के लिए निकालते हैं। तो लाइन L2 के लिए क्या आएगा? तो क्या है ये? x + 3y = 30। क्या है ये? x + 3y = 30। तो x + 3y = 30 ये क्या है? हाँ, इसमें 2 पॉइंट्स मिले 0, 10 और ये 30, 0। तो क्या आ जाएगा ये? 0, 10। तो 0, 10 और 30, 0। तो 0, 10 हमारा ये पॉइंट्स हो गया। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, रेड यूज कर लेता हूँ। 0, 10 ये और 30, 0 ये। अब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब ये जो लाइन हो गया ये L2 हो गया। ये L2 क्या हो जाएगा फिर? इसका इक्वेशन क्या आएगा? x + 3y = 30। x + 3y = 30 ये हो गया। अब देखते हैं ये क्या ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 0 और 0 देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं? इस रीजन को सेट कर देते हैं। जब तक मैं रीजन सेट कर रहा हूँ तब तक आप लोग कॉर्नर पॉइंट्स खुद से फाइंड करें। देखिए कि क्या कॉर्नर पॉइंट्स आ रही है। तो ये हमारा शेडेड रीजन ये आ गया। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा? इसको मैं येलो कलर से लिखता हूँ। तो ये जो आ गया ये 20, 0। ओके, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये B हो जाएगा। और ये जो C है वो क्या हो गया?
0,10। अब बी हमें पता नहीं है और ये ओरिजिन का 0,0। अब ये बी जो है वो क्या है, लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो L1 और L2 क्या है, ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है तो पता नहीं है, तो निकालते हैं इसे। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। और ऊपर का इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5y बराबर 30, y बराबर 6। अब जब इस 6 को यहाँ पे पुटअप किया जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 24 यानी 36। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 12,6। ठीक है, यानी ये बी जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 12,6 होगा इसका कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा क्या है, ये फिजिबल रीजन है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ फिजिबल रीजन। और एक चीज और यहाँ पर नोटिस हमने किया कि हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। यहाँ पे बाउंडेड है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या होगी, इसकी मैक्सिमम, उस प्रॉब्लम की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उस करस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट्स के। हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उस कॉर्नर पॉइंट्स पे, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 8000x प्लस 12,000y। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 8000x प्लस 12,000y, 8000x प्लस 12,000y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, ओरिजिन 0,0, ए क्या हो गया 20,0, बी क्या हो गया 12,6 और सी क्या हो गया हमारा 0,10। मिला लेते हैं, 0,0 ए हो गया 20,0 और ये 0,10 और ये 12,6। और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये जेड 20 इसमें पुटअप करेंगे तो क्या होगा 16, 1 2 3 4, यानी आपका हो गया 1,60,000। अब इसको 12 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 जा 96 और 12 6 जा 72। तो 96 और 72 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 628 97 60, यानी 1,68,000 ये आ जाएगी। अब 0,10 रखेंगे क्या हो जाएगा 1,20,000। अब हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम या मिनिमम। जेड को मैक्सिमाइज करना था, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, ये है 1,68,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड thus Z max is equal to 1,68,000 at 12,6। 12,6 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये आपको समझ में आया। एक बार इसको समराइज करते हैं क्या हमने इसमें किया। सबसे पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम दिया हुआ था, मॉडल ए, मॉडल बी और कुछ फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग के लेबर आवर के कुछ हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स थे, कितने हमारे पास लेबर आवर है। तो हमने सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फार्मूलेशन इस चीज का किया। तो जब मैथमेटिकल फार्मूलेशंस किया तो ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स मिले, इसे मैक्सिमाइज करनी है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस मैथमेटिकल फार्मूलेशन से जो हमें इनइक्वालिटीज मिली उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो ग्राफ प्लॉट की वो हमें यहाँ पर ऐसे मिली। इसके बाद हम इसका फिजिबल रीजन फाइंड किए, ये फिजिबल रीजन आया जो ग्रीन पार्ट से शेडेड है, काफी सुंदर लग रहा है इसमें। उसके बाद ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हुए 0 A B C। यहाँ पे देखेंगे कि फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने से ये पता चल गया कि जो इसका रीजन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जो कॉर्नर पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करने पे है, जो इसमें मैक्सिमम होगी इन चारों में, वही उसी पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, यानी यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। फर्दर टेस्ट इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिल गया 1,68,000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आज के सेशन में हमने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें बेसिकली हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को आज हमने उसका एक क्वेश्चंस देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।